वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होती है ना। यानी रासायनिक समीकरण में भी हमने शब्द समीकरण के बारे में देखा था। ठीक है, जो कि क्या है शब्द समीकरण, यानी जब हम किसी भी रिएक्शन को हम नॉर्मल वे में, यानी नॉर्मल वे कहने का मतलब है उसके नाम से लिख देते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम लिख दिया था, ठीक है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये सब हमने लिख दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आज हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम पूरा देखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, फिर कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और उससे कैसे संतुलित किया जाता है, उसके स्टेप्स देखेंगे। नेक्स्ट रासायनिक समीकरण को लिखना, सबसे पहले देखो भाई, जब हमने यहाँ पर देखा शब्द समीकरण में देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पर ये बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं कर पाता है, मतलब स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है। जैसे मैग्नीशियम के यहाँ पर कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो उसके कितने परमाणु, मतलब उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो ये क्लैरिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, देन वैज्ञानिकों ने क्या करा कि हाँ भाई, अब इन्हें क्या है, हम इनके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। क्या प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। प्रतीक जैसे मेरा कहता है, किसी का भी नाम होता है उसका शॉर्ट नेम बना देते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम का इन्होंने क्या बना दिया, Mg बना दिया, जो कि हम लास्ट क्लास 9th में पढ़ के भी आए हैं कि हमारे सभी तत्वों के नाम की मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg, सोडियम का Na होता है। ठीक है, वो किस पर बेस्ड होता है, वो होता है उनके लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में जो उनका नाम है उसके नाम पर वो इन्हें प्रतीक दिए गए हैं। ठीक है, तो जब इन्हें हम प्रतीक के रूप में लिखने लगे तो इनको हम क्या कह देते हैं, प्रतीक समीकरण कह देते हैं। ये क्या कहलाती है, प्रतीक समीकरण। अब प्रतीक समीकरण में क्या है, इसके फायदा ये था, ठीक है, कि इसका फायदा क्या था कि यहाँ पर क्या है, अब परमाणुओं की संख्या में क्लैरिफाई होने लगी। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या है, एक परमाणु है। इधर देखें, मैग्नीशियम का एक परमाणु, इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2, और इधर कितना, 1। तो भाई यहाँ पर हमें पता चलने लगा कि भाई ये और ज़्यादा स्पष्टीकरण देने लगा कि इसके पास परमाणु की संख्या उत्पाद में कितनी है और अभिकारक में कितनी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से, परमाणुओं की संख्या के हिसाब से इन्हें 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला कौन सा, कि पहले आए कंकाली समीकरण। ठीक है, पहली कौन सी थी, कंकाली समीकरण। ठीक है, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, ऐसी समीकरण, ठीक है, ऐसी समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या, देखो इधर कितनी, मैग्नीशियम का 1 है, इधर 1 है। ठीक है, ये तो चलो ठीक है। ऑक्सीजन के इधर कितने, 2 परमाणु दिखाई दे रहे हैं, 2 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का इधर कितना, 1। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो इसको क्या कह दिया कि भाई, इसका नाम दे दिया हमने कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या दे दिया, कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ऐसी समीकरण, ठीक है, ऐसी समीकरण जिसमें क्या हो, दोनों ओर, यानी अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर क्या हो, बिल्कुल समान हो। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। ये जो नेक्स्ट हेडिंग आई है हमारे पास, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है कि भाई, संतुलित मतलब अभिकारक परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए किसके, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के। तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके कई सारे महत्व हैं। ठीक है, जैसे कि भाई इसके द्वारा हमें क्या, बिल्कुल मतलब उसका द्रव्यमान नापने में, ठीक है, द्रव्यमान का पता चल जाता है। ठीक है, बेसिकली संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, इसके द्वारा किसी भी किसी भी परमाणु, मतलब अभिकारक में परमाणु की संख्या पता चल जाती है, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या पता चल जाती है। जबकि शब्द समीकरण में जब हम देख रहे थे, इसमें परमाणुओं की संख्या पता नहीं चल रही थी ना, इसमें पता चल रही है ना, इसमें पता चल रही है, जैसे ये वाला प्रतीक समीकरण में। अब संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या हो जाता है, वो इसको आपने लास्ट क्लास में कक्षा 9 में पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि भाई, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस एक काम कर सकते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं।
ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है, जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट को हम अभिकारकों को आर से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, आर की जितनी वैल्यू होगी, ठीक है, रिएक्टेंट के में परमाणु की संख्या जितनी होगी उतनी ही प्रोडक्ट यानी उत्पाद में परमाणु की संख्या होनी चाहिए, उतना ही परमाणु उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए। यही है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई। और यहाँ पर एक वर्ड आया था, जैसा हमने अभी पहले पढ़ी हुई थी, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? ऐसी समीकरण जिसमें उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो किसके? सॉरी, उल्टा बोल दिया। ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो किसके? उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के। अगर बराबर नहीं है तो दैट इज कॉल्ड कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या कहलाती है? कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक, नेक्स्ट जैसे हम यहां पर देख लेते हैं, ये रिएक्शन है एग्जाम्पल में, जिंक की अभिक्रिया करा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। अब ये क्या है? ये एक शब्द समीकरण है ना, शब्द समीकरण है। शब्द समीकरण में हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, बट इसके नीचे जब हम इसे प्रतीक समीकरण के रूप में लिखते हैं, प्रतीक समीकरण में देखो Zn आ गया, Zn यानी जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, और ये क्या कर देता है, ये इसको विस्थापित करके ZnSO4 बना देता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। अब इसमें हम परमाणुओं की संख्या देख सकते हैं, जिंक कितने? 1, इधर जिंक कितना? 1। ठीक है, SO4 मतलब सल्फर के कितना? 1, और इधर सल्फर कितना? 1। ऑक्सीजन के इधर कितने? 4, इधर कितने? 4। ठीक, हाइड्रोजन के इधर कितने? 2, इधर कितने? 2। यानी दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगी? यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ओके, अब जैसे इसमें तुलना करने के लिए इन्होंने क्या करा है, सारणी बना ली है, एक टेबल बना ली है, जिससे क्या है वो इजी वे में कंपैरिजन कर सकें। जैसे हमने वहां पर देखा था Zn। ठीक है, Zn के क्या थे? अभिकारक परमाणु की संख्या कितनी थी? 1 थी, तो उन्होंने 1 लिखी। उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी थी? ZnSO4 बना था। ठीक है, क्या बना था? रिएक्शन एक बार मैं साइड में लिख देता हूं। ठीक है, रिएक्शन थी ये Zn प्लस H2SO4। ठीक है, और ये क्या बना रहे थे? ZnSO4 प्लस H2, है ना, ये रिएक्शन हुई थी। देन अब हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन थी। अब भाई जैसे हमारे पास जिंक था, इधर कितने जिंक के अभिकारकों में देखेंगे, अभी अभिकारक की बात चल रही है। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या जिंक की कितनी थी? 1। ठीक है, 1 है। हाइड्रोजन कितने थे? 2 हैं। सल्फर कितना था? 1 है। ऑक्सीजन कितने थे? 4 है। ठीक, अब जब रिएक्शन हो गई, हमारा प्रोडक्ट बन के आ गया, तो क्या बन जाता है? ZnSO4 बन जाता है। तो अब हम उत्पाद में परमाणु की संख्या, जिंक के उत्पाद में कितने? 1। ठीक है, जिंक के उत्पाद में कितने? 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन भाई 2 हैं, ये रहे हाइड्रोजन बाबा मिल गए। सल्फर जी कहाँ है? सल्फर जी हमारे यहाँ है, तो भाई 1 यहाँ पर, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जब कंपैरिजन किया तो ये क्या आ गया भाई? ये तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस्ड है, तो भाई अब इसमें हम कुछ तोड़फोड़ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल क्लियरिटी है भाई कि हाँ भाई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, रिएक्शन बिल्कुल सही है। देन अब अगले आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें जैसे इसमें सीरीज दे रखी है कि हाँ भाई स्टेप दे रखे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मतलब हमने एक रिएक्शन ले ली कि लोहे पर जंग जब लगता है Fe3O4। ठीक है, ये क्या हो रहा है? लोहे पर जंग लग रहा है। ठीक, Fe मतलब लोहा नमी की उपस्थिति में क्या करता है? लोहा जब नमी की उपस्थिति में आता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, Fe3O4 ये बनता है। ठीक है,
अब इसके बाद सबसे पहले हमने क्या करा कि हमने इसे इसकी सरणी बना ली। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करा, इसके चारों ओर डिब्बे बना लिए, ये ठीक है, बॉक्स बना लिए, जिससे हम जो भी चेंज करेंगे, ठीक है, इसका बॉक्स बनाने का पर्पस ये था, उद्देश्य ये था कि भाई इसके बेस में, ठीक है, यानी बेस यानी नीचे हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, फॉर्मूले के अंदर हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, हम परिवर्तन कहाँ करेंगे, बाहर की तरफ। जैसे अगर मुझे Fe का आगे मैंने दो परमाणु बनाने तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं बाहर, ना कि इसके Fe2 लिखूंगा। ठीक है, H2O में अगर मुझे चेंज करने होंगे तो मैं बाहर से चेंज करूंगा, ना कि अंदर से करूंगा। यानी बेस में मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। यौगिक को कभी भी नहीं बदला जाता है, जब भी मल्टीप्लाई करी जाएगी शुद्धता करने के लिए, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, वो हमें यहाँ पर, ठीक है, बाहर की तरफ हमें क्या मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, ये इसलिए बॉक्स बनाए गए हैं जिससे हमारे यौगिकों में कोई भी चेंज ना करा जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जैसे हमने ऊपर टेबल बनाई थी, हम नीचे टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल बना के क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जैसे हमारे पास Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसके अलावा चौथा कोई तत्व नहीं है। अभिकारक में परमाणु की संख्या Fe की कितनी, Fe के इधर 1 है, 1 लिख दिया, और हाइड्रोजन के कितने, 2 लिखे हुए हैं। ठीक, ऑक्सीजन के कितने, 1 लिखा हुआ है। उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या है, मतलब Fe में क्या है, 3, Fe में परमाणु की संख्या क्या है, 3। ठीक है, और हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2। ठीक है, और ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 4। यहां पर हमने देखा इधर Fe के 1 है और इधर 3 है। ठीक है, चेंज है, इधर Fe के ऑक्सीजन का 1 है और इधर कितने, 4 है, इधर भी अलग है। यानी ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस रही है। ये क्या है, एक कंकाली रासायनिक समीकरण है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, इसको हमें संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना है। ठीक है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जिस तत्व के पास, ठीक है, जिस तत्व के पास सबसे ज्यादा परमाणु है, ठीक है, जिस तत्व के पास सबसे ज्यादा परमाणु है, सबसे पहले उसे संतुलित करते हैं। ठीक है, सब सुविधा के लिए सबसे पहले सबसे अधिक वाले परमाणु को हमें संतुलित करना चाहिए। ठीक है, तो भाई सबसे ज्यादा परमाणु कहाँ दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा परमाणु दिखाई दे रहे हैं मुझे ऑक्सीजन के पास। किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास दिखाई दे रहे हैं तो क्या करें भाई, लेट्स उसको ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन के उत्पाद में 4 हैं। ठीक है, कितने, उत्पाद में क्या है, 4 है, प्रोडक्ट में 4 है। ठीक है, और अभिकारक में कितने, अभिकारक में हमारे पास 1। ठीक है, अभिकारक में कितने, 1। तो हम क्या करें, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 4 हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई करेगा और ये 4 ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई करेगा। देन मुझे यहां पर दिखाई दिया कि भाई हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक, यहां पर देखेंगे सबसे पहले हमने क्या करा, हाइड्रोजन को अभिकारक में 1 थे, हमने संतुलित करने के लिए उसे 4 से मल्टीप्लाई करा। देन हमारे पास जो रिएक्शन आ जाती है, हमारे पास रिएक्शन आ जाती है ये कि भाई हमने इसको क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। बट हमें पीछे भी देखना होता है कि भाई पीछे वाला तो नहीं हो गया। हाँ, और ये देखो हमेशा जो भी है H2O ही रहेगा। कभी भी अगर मुझे बैलेंस करने के लिए H2O4 नहीं लिखूंगा, हमें मल्टीप्लाई कहाँ करनी पड़ेगी, बाहर में, यानी यहाँ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अंदर हम यौगिक के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सुबह से नहीं कह रहा हूँ, शुरू लेक्चर से यही बात हो रही है हमारी। ठीक, उसके बाद हमें दिखाई देता है कि भाई हमारे पास हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो चुके हैं। हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो चुके हैं, देखेंगे हाइड्रोजन कैसे। हाइड्रोजन की 4 दूनी 8, अभिकारक परमाणुओं में 8 हैं और उत्पाद परमाणुओं में कितने हैं, 2 हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आप देखेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या हो गया, वो बैलेंस हो गया, है ना, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। कोई बात नहीं, एक एक तत्व को पकड़ना है भाई, एक एक को पकड़ के करेंगे काम। ठीक, तो हमने जब इसको बैलेंस कर दिया, 4H2O लिख दिया। ठीक है, अब देखा हमने ऑक्सीजन भी बैलेंस है, और यहाँ पर हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करके हमने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया। ठीक, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बचता है Fe। क्या बचता है, Fe यानी लोहा। ठीक, लोहे को हमने देखा, इधर उत्पाद परमाणुओं की संख्या 3 है, इधर कितने परमाणु है, परमाणु की संख्या 1 है। तो हम क्या करें भाई, बहुत नाइंसाफी,
ठीक है, ये तो नाइंसाफी है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इस तरीके से करते करते इधर हमने देखा कि भाई हमारे पास क्या आ गया, Fe के भी 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस 4 दूनी 8, हाइड्रोजन इधर भी बैलेंस 4 दूनी 8, ऑक्सीजन के इधर भी 4 और इधर भी 4। तो यानी हमारे पास ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है और हम अब चैन की सांस ले सकते हैं। ठीक, अब फाइनल में हमें एक और काम करना होता है। फाइनल में हमें एक बार चेक करना होता है कि भाई हमारे पास ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है या नहीं। ठीक है, फाइनल में एक बार जरूर कर लें, वरना तो गलती हो जाएगी और फिर आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब हम इस मेथड को, सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने देखा कि भाई कौन कौन से तत्व हमारे पास कहते बैलेंस नहीं है। ठीक है, परमाणु की संख्या समान नहीं है। फिर हमें क्या करना है तीसरे स्टेप में। ठीक है, कि तीसरे स्टेप में हमें ये करना है कि भाई हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें जो अधिक परमाणुओं की संख्या वाला है उसको बैलेंस करना है। जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु होंगे हम उसको बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद हम जैसे हम उसको बैलेंस करेंगे, हम देखेंगे कि भाई पीछे वाला कोई सा तत्व तो डिसबैलेंस नहीं हुआ। फिर हम एक एक करके सभी तत्वों को क्या कर देंगे, बैलेंस करते जाएंगे। और लास्ट में, ठीक है, लास्ट वाले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें अपनी रिएक्शन की जांच करनी है कि भाई चेक करना है कि हमारे सभी परमाणु की संख्या समान हुई है या नहीं। अगर हो चुकी है तो ठीक है, चैन की सांस लेना, और अगर नहीं हुई है तो देन अगेन हम उस तत्व को पकड़ेंगे और उसको बैलेंस करेंगे और फिर दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, और इस मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी हिट करो, ट्रायल करो कि हाँ भाई ट्रायल करके यानी उसको ठीक करने की कोशिश करो। फिर अगर वो नहीं होता है दोबारा हिट करो, फिर ट्राई करो, फिर उसके बाद देन वो एक बार हो ही जाएगा कंप्लीट, वो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लास्ट वाला स्टेप। ठीक है, ये तो भाई बात की बात आ जाती है बिल्कुल सबसे लास्ट में, जब हमें मतलब ये समझ लें कि हाँ, जिससे हमें रासायनिक अभिक्रिया की और ज्यादा जानकारी मिल सके। ठीक है, कि भाई इसमें और क्या हो सकता है। रासायनिक अवस्थाओं में हमें क्या देखने को मिलता है, मतलब रासायनिक अवस्थाएं तो हमें पता चल गई, परमाणुओं की संख्या हमें पता चल गई, परमाणुओं की संख्या हमने बैलेंस भी कर दी। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे पास रासायनिक समीकरण है वो अभी तक क्या दर्शा रही है, केवल कहते ये दर्शा रही है कि भाई इनमें परमाणुओं की संख्या कितनी है और किसके बीच रिएक्शन हो रही है। अब अगर हमें ये और पता चल जाए कि ये जो तत्व हैं, ये जो हमारे पास यौगिक हैं, ये कौन सी अवस्था में है, तो भाई हमारे लिए तो और आसान हो जाए। ठीक है, हमारे लिए आसपास में मतलब बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने देखा भौतिक अवस्थाओं में संकेत लिखने को हम क्या कहते हैं, जैसे सॉलिड। ठीक है, ठोस को किससे प्रदर्शित करते हैं, ठोस को प्रदर्शित करते हैं एस से। ठीक है, यहाँ अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। ठीक है, एक बार यहाँ पर देख लेंगे। ठोस को प्रदर्शित करते हैं अभिकारक और उत्पाद में गैस को जी से। ठीक है, द्रव को एल से, और जलीय यानी जलीय विलयन, अगर हम किसी भी चीज का जलीय विलयन लेंगे तो उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्वस, एक्यू, इसको कहते हैं एक्वस। और ठोस को एस से। गैस यानी गैस जी से G4 गैस होता है, द्रव यानी L4 लिक्विड होता है, जलीय मतलब एक्वस होता है, AQ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठोस यानी सॉलिड होता है, S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने बात करी थी, जो हमारे पास स्टार्टिंग में रिएक्शन आई थी यही वाली, कि हाँ भाई इसमें क्या था, पिछले वाली रिएक्शन में कुछ लिखा हुआ नहीं था, बस हमें ये पता था कि कहते लोहे की किसके साथ रिएक्शन हो रही है, नमी के साथ। ठीक है, यानी आर्द्र वायुमंडल में रख दिया है हमने। ठीक, तो लोहा यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, लोहा हमारे पास सॉलिड होता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। यहाँ पर H2O गैस G लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये जलवाष्प है। आर्द्रता की बात करी गई है, मतलब हमने केवल लोहे को खुला छोड़ा है, नमी के अंदर आर्द्र वायुमंडल में रखा है। आर्द्र वायुमंडल में रखने का मतलब है कि पानी की उपस्थिति जो होगी वो किसके रूप में होगी, गैस के रूप में होगी। ठीक है, किसके रूप में होगी, गैस के रूप में होगी। देन उसके बाद जो सॉलिड, जो लोहे के ऊपर ऑरेंज परत जम जाती है ना, या देखा होगा आपने कहीं अपने आसपास लोहा, उसके ऊपर ऑरेंज कलर की परत जम जाती है, उसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड, जो कि क्या है, वो सॉलिड ही है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है जो कि हवा में निकल जाती है भाई, तो वो गैस है। ठीक है, तो याद रहेगा, ये एक बेसिकली हमारे पास हमारे आसपास होने वाली दैनिक अभिक्रिया है। ठीक है, मतलब दैनिक रासायनिक अभिक्रिया है जो हम अपने आप में देख सकते हैं। कैसे कि हमारी छत पे, ठीक है, या हमारी खिड़कियों में लोहा लगा होता है, वो क्या है, आर्द्र वायुमंडल से सीधे कांटेक्ट में रहता है। ठीक है,
तो जिसकी वजह से क्या है, उस पर कुछ ना कुछ ऑरेंज कलर की परत जम जाती है। ठीक है, तो वो पानी से अभिक्रिया होती है, जलवाष्प से अभिक्रिया होती है, यानी जैसे कि हमारे वायुमंडल में पानी की उपस्थिति यानी जलवाष्प की उपस्थिति। ओके, देन ये अब देखो, अब ये रिएक्शन क्या कर रही है, ये रिएक्शन भाई देखो परमाणुओं की संख्या भी दर्शा रही है ना, परमाणुओं की संख्या भी बता रही है। देन उसके बाद इसकी भौतिक अवस्थाओं की बता रही कि लोहा भाई इसमें सॉलिड में है, पानी जो है हमने गैसियस स्टेट में यानी जलवाष्प के रूप में लिया है, Fe3O4 जो बना है वो सॉलिड में बना है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है वो क्या है, गैस के रूप में निकल गई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये जो रासायनिक समीकरण है पूरी तरीके से क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है इसकी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो हमें हमेशा जो भी रिएक्शन लिखनी है वो इस तरीके से लिखनी है, और अगर कोई भी इनबैलेंस रिएक्शन हमें दिखाई देती है या अनबैलेंस रिएक्शन हमें जो दिखाई देती है उसको हमें बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे कि यहां पर अब यहां पर देखते हैं इस वाली रिएक्शन में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो भाई CO2। ठीक है, जब CO2 का फॉर्मूला मतलब किसका फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं अगर मैं CO3 लिख दूं तो इसको बोला जाता है कार्बन ट्राइऑक्साइड, क्या बोला जाता है, कार्बन ट्राइऑक्साइड। इसी तरीके से जब अगर इसके सामने सिंगल मतलब कुछ भी ना लिखा हो, CO हो खाली, तो इसको बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की जब हम हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अल्कोहल लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक है, कौन सा, मेथिल अल्कोहल, कौन सा, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, अब जब ये देखो, ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ठीक है, जो हमारे पेड़ पौधों में होती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को एनर्जी मिलती है। ठीक है, खाने को मिलता है यानी ग्लूकोज बनता है। तो जो मतलब पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, और फिर हम पौधों को पानी भी देते हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के साथ, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, और O2 ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, जो कि हमें इन्वायरमेंट में मिलती है, वो एक्सेल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, बाहर को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहलाती है। ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रासायनिक स्वरूप है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का रासायनिक स्वरूप क्या है, ये रिएक्शन है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, और जल हम उन्हें अपने हाथ से दे रहे हैं। फिर वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं और ऑक्सीजन बना देते हैं। ऑक्सीजन क्या कर देते हैं, वो एक्सेल कर देते हैं, बाहर को निकाल देते हैं, जिससे हमें कहते हैं हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड। ठीक है, ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, कल यानी अगले लेक्चर में हमें बहुत मजा आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।